हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका आज के हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के स्पेशल वीडियो में इन आवर एपिसोड नंबर 150। आज से पहले 10 वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेकर कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, कैपेसिटर्स, हाई वोल्टेज जनरेटर्स और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी तक इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज इस चैप्टर को मैं आपके लिए पूरा समराइज करने वाला हूं, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमारा फोकस स्टैटिक चार्जेस की स्टडी पर होता है। और ये चार्जेस आते कहाँ से हैं? जी हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से। मतलब कोई भी चार्ज कितना भी ज्यादा बड़ा या छोटा या कितना भी ज्यादा कम या ज्यादा क्यों ना हो, उसे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होना होगा। करेक्ट, इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब अगर कोई मटेरियल अपनी बॉडी में से इन चार्जेस को इजीली फ्लो करने देता है तो ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर का नाम दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड अदर मेटल्स। और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर कोई मटेरियल इन चार्जेस के फ्लो के दौरान बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता हुआ दिखा तो हमने कहा भैया आप एक इंसुलेटर हो, जैसे वुड, प्लास्टिक एंड अदर नॉन मेटल्स। आगे हमने इन मटेरियल्स की चार्जिंग करने की टेक्निक का भी पता लगाया, नेमली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड नंबर 3 चार्जिंग बाय इंडक्शन। इनमें से पेन को अपने बालों से रब करके चार्जिंग वाली टेक्निक सबसे ज्यादा मजेदार है ना। फिर हमने स्टैटिक चार्जेस के बीच होने वाली नॉन कॉन्टैक्ट इंटरैक्शन की स्टडी की। जैसे जब कभी एक कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। दैट इज बिकॉज लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, और वो एक दूसरे के पास पास नहीं रह सकते। हाउएवर, बिल्कुल इसका उल्टा, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास लाओगे तो आप उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता हुआ नोटिस कर सकते हो। शुरुआत में हमें बस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के बारे में ही पता था। फिर कूलम अंकल ने आकर अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू को भी कैलकुलेट कर दिखाया। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के एनालिसिस को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक फोर्स फील्ड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, which is defined as force acting on a unit charge particle। आगे जैसे जैसे हमने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को इलाबोरेट करना शुरू किया, हमें एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज में जाकर मर्ज हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे जितने पास पास आ जाए, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मोर सो किसी रीजन में अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है तो उस रीजन में रिलेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्गर ही रहने वाला है। दैट वे हमने कंक्लूड किया कि इन फोर्स फील्ड्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट फिजिकल एंटिटीज जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी कर सकती हैं। राइट, उसके बाद हम एक गिवन एरिया एलिमेंट के थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो कि बिल्कुल एक फ्लो करने वाले लिक्विड के वॉल्यूम फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के जैसा ही है, बिकॉज एसेंशियली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की असेंबली की ओर रुख किया, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं।
एंड इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमें ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पता चला जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास अपने खुद का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। आफ्टर दिस, मच टू आवर रिलीफ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना कुछ जानकर हमें एक ऐसे लॉ के बारे में पता चला जिसने हमारे कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। जी हाँ, यहाँ पर मैं गॉस लॉ की बात कर रहा हूँ। आप देखोगे गॉस लॉ की खूबसूरती इस बात पर है कि आपको एक सिमेट्रिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के कारण उनके सराउंडिंग स्पेस पर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला और थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टिमेट कर सकते हो। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को स्टैंडर्ड रिजल्ट के जैसा कैलकुलेट भी कर रखा है। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की ओर। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक यूनिट मास पर किए गए वर्क डन की मदद से डिफाइन किया था। और यहाँ से हमें इस बात का भी कंफर्मेशन मिल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं। आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दिशा में आगे बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होते जाती है, बट एट अ गिवन डिस्टेंस इट विल रिमेन कांस्टेंट ओनली। और इस तरह हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगली बारी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इन सब कॉन्सेप्ट्स को कंडक्टर्स के ऊपर अप्लाई करने की। एंड व्हाट वी फाउंड इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर कंडक्टर भैया का कहना था, मैं अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट नहीं करने दे सकता, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, हमने भी कंडक्टर की बात मानकर ये डेफिनेशन तैयार कर ली कि स्टैटिक कंडीशन में जिस किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी वही हमारा असली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। वो भी खुश और हम भी खुश। यही नहीं, कंडक्टर भाई साहब ने अपना असली कमाल तो तब दिखाया जब उसके अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट थी। वेरी इंटरेस्टिंगली, भले ही कंडक्टर के बाहर लाइटनिंग स्ट्राइक क्यों ना हो रहा हो, वो अपने अंदर की कैविटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ई तक को पहुंचने नहीं देता। है ना मजेदार। एंड इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण हमारे एयरक्राफ्ट भी फैराडेस केज की तरह काम करने लगते हैं, जिसके चलते एरोप्लेन में बैठे लोगों को पर्टिकुलरली लाइटनिंग स्ट्राइक से कोई खतरा नहीं रहता। हैट्स ऑफ। नेक्स्ट, कंडक्टर्स के बाद नंबर आता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, जैसे हमारा एयर। वेरी इंटरेस्टिंगली, ये डाई इलेक्ट्रिक्स नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो उनके अंदर भी डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस होते देर नहीं लगती। एंड इवेंचुअली आप इन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों सरफेसेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंड्यूस होता हुआ भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट है, ध्यान से सुनिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइज हो जाना इज प्रीटी ऑब्वियस, लेकिन अगर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेक डाउन भी हो सकता है। मतलब ओरिजिनली एक
इंसुलेटिंग मीडियम के जैसा बिहेव करने वाला डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा एक कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक के समय जब हमारे बादलों और अर्थ सरफेस के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 30 लाख वोल्ट पर मीटर के पार चले जाता है, तो हमारे न्यूट्रल एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती और इस प्रकार एक सुपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाना ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। इसे याद रखना। ये तो बात हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी लर्निंग का इस्तेमाल करके कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस भी तैयार करें, राइट। और इस क्रम में हमारा पहला डिवाइस है 2 कंडक्टर्स की असेंबली से मिलकर बना हुआ एक कैपेसिटर, जिसका मेन काम होता है एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें क्विकली रिलीज कर देना। हमने ये भी समझा था कि एक बेसिक कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। हमें असली चैलेंज का सामना तो तब करना पड़ता है जब हम इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 फैराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को डिजाइन करना चाहो तो उसके लिए आपको 30 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर चौड़े कैपेसिटर प्लेट्स की जरूरत होगी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव, राइट। आपको याद दिला दे, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भैया हमारी मदद करने के लिए आगे आए थे, क्योंकि जैसे ही हमने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया था तो हमारे सिस्टम का कैपेसिटेंस सब्सटेंशियली बढ़ गया था। फर्दर, वैसे तो कैपेसिटर एक प्रकार का पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, फिर भी इसे डीसी सिग्नल को फिल्टर आउट करने के लिए एलसी ऑसिलेशंस में और कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। एंड द क्रेडिट गोज टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इस चैप्टर के आखिर में हमने एक और इनक्रेडिबल डिवाइस को डिजाइन करना सीखा था, करेक्ट, दैट इज वॉन डे ग्राफ जनरेटर। इस मशीन की मदद से आप 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से क्रिएट कर सकते हो। हाउ एग्जैक्टली? लेट अस रिव्यू दैट। जैसा कि हम जानते हैं, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए बस पोटेंशियल डिफरेंस का होना काफी है। तो फिर इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके अपने कंडक्टिंग सरफेस को जितना चाहे उतना वोल्टेज दे सकते हैं? एक्चुअली द आंसर इज नो। यहां पर भी हमें उसी बाउंड्री कंडीशन को ध्यान में रखना होगा जिसके अनुसार हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके सिर्फ और सिर्फ उतने ही चार्ज का अकुमुलेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारे सराउंडिंग स्पेस की सैंक्टिटी बनी रहे। आसान शब्दों में, एक्सेसिव चार्ज अकुमुलेशन के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सराउंडिंग स्पेस के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? राइट, एयर यहां पर भी फिर से एक इंसुलेटिंग मीडियम से कन्वर्ट होकर कंडक्टिंग मीडियम में बदल जाएगा, जैसा कि हमने लाइटनिंग स्ट्राइक के समय देखा था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इन कॉन्सेप्ट्स ने इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस करा के उनके ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस के बारे में तो हमें बता दिया, लेकिन अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस पर अनडिजायरेबल एक्सेसिव चार्जेस का अकुमुलेशन होने लगे तो हम क्या करेंगे? आपने सुना भी होगा, करंट लीकेज के कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। थैंकफुली उन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम इस सिचुएशन से बचने का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा के अपने कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर मनचाहा चार्ज इकट्ठा कर लिया था, बिल्कुल उसका उल्टा, जहां कहीं पर भी एक्सेस चार्ज है, अगर उस सरफेस को एक जीरो पोटेंशियल वाले रिजर्वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारी बात तो बन जाएगी, राइट। दोस्तों, इसी प्रिवेंटिव टेक्निक को ही अर्थिंग कहा जाता है, जो आजकल हमारे डोमेस्टिक सर्किट का एक अटूट हिस्सा
बन चुका है। एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे पहले की तुलना में आजकल इलेक्ट्रिक शॉक वाले इंसिडेंट भी काफी कम हो गए हैं। सर्टनली द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिजर्व एन अपलॉज हियर। और ये थी कहानी हमारे एपिसोड नंबर 150 की। सीरियसली 150 हफ्तों तक नॉन स्टॉप रहते हुए मैं 150 वीडियोस पोस्ट कर पाऊंगा, ऐसा मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट थ्रू आउट। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।